नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 को पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीटेट का है। और डेट है आपका 24 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ था, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कम से कम आपके हर सेट से 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट के पेपर में। इसलिए आप पेपर की तैयारी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ में लेके चलिएगा, जिससे आपके पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना और अच्छे नंबर प्राप्त होने की पूरी संभावना है। तो आप हर सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चलिएगा, जिससे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि समाजीकरण कितने प्रकार की होती है। समाजीकरण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समाजीकरण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपका होता है प्राथमिक समाजीकरण, सेकेंड होता है आपका द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? तो प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आएगा। प्राथमिक समाजीकरण में परिवार, पास पड़ोस। आप इसको नोटबुक उठा के इसको नोट करते हो जाएगा, क्योंकि हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन से आते हैं और द्वितीयक में कौन आते हैं। मित्र समूह, ये सब क्या हमारा प्राथमिक समाजीकरण है। द्वितीयक समाजीकरण में कौन कौन से आते हैं? तो द्वितीयक में आपका विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, ये सब क्या है? द्वितीयक समाजीकरण है। बच्चे का विकास कहाँ प्राथमिक समाजीकरण से कहाँ से होता है? परिवार से होता है, पास पड़ोस से होता है, मित्र समूह से होता है। द्वितीय समाजीकरण बच्चों के लिए कौन सा है? तो विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, किताबें। जैसे बच्चे कहाँ सीखते हैं? धार्मिक स्थल से मंदिर में जाएंगे तो वहाँ समाजीकरण के बारे में सीखेंगे। किताबें जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी में जाए तो बच्चे वहाँ कई तरह के बच्चे मिलते हैं, तो बच्चे वहाँ से भी कुछ सीखते हैं। विद्यालय में जाए तो वहाँ समूह में सीखते हैं। लेकिन प्राथमिक क्या होता है उनका? सबसे पहले होता है परिवार। वो परिवार से सीखते हैं कुछ समाजीकरण के बारे में कि समाज में कैसे व्यवहार करना, कैसे बात करना है। फिर पास पड़ोस से सीखते हैं, फिर रिश्तेदारों से सीखते हैं, फिर मित्र समूह से सीखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण का प्राथमिकरण कौन से होता है। प्राथमिक में कौन कौन सा है देख लीजिए। मुद्रक संचार, धार्मिक संस्थान, विद्यालय, तत्कालीन परिवार। तो प्राथमिक में क्या है हमारा? परिवार है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। मुद्रक क्या है हमारा? तो ये हमारा द्वितीयक संस्था हो जाएगी, द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगी, धार्मिक द्वितीयक हो जाएगी और विद्यालय द्वितीयक हो जाएगी। लेकिन परिवार क्या हमारा? ये हमारा परिवार प्राथमिक समाजीकरण है, जिससे बच्चे का छोटे बालकों का विकास होता है समाजीकरण में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? विकास की नम्यता कैसे कहते हैं? पहले इसके बारे में हम सोचते हैं कि विकास की नम्यता है क्या। तो विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी दृष्टिकोण से क्या मानते हैं, देखते हैं क्या प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया है आपका, केवल स्वभाव की विकास निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा निरंतर होता है। ऑप्शन डी, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। इसने कहा कि दृष्टिकोण किसको मानते हैं, तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास की नम्यता। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि विकास की नम्यता है क्या। तो बच्चे के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता का अपमानजनक व्यवहार, जैसे कि शारीरिक हिंसा, चीखना चिल्लाना, हिंसक धमकियाँ, बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को क्या करता है? अधिक प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी सदस्य को, बच्चे के ऊपर कोई भी हिंसा,
या चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चों को प्यार से समझाएं और उसे समझाएं कि उसकी विकास की नम्यता होती है, इससे प्रभावित होता है इससे बच्चे के ऊपर। तो बच्चे के ऊपर कौन सा प्रभावित करता है? तो पालन पोषण का विकास सबसे अधिक बच्चे के ऊपर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? ऑप्शन है ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन बी, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना हो। ऑप्शन सी, अनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। ऑप्शन डी, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्या है? हमारा क्रांतिक अवधि संप्रत्यय की अवधारणा है। अब हम क्रांतिक अवधि कितने वर्ष की होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रांतिक अवधि कितने वर्ष की होती है? तो लगभग आपका 2 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है क्रांतिक अवधि आपकी। लगभग ये आपका है। तो जैसे इसको क्या कहते हैं, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, तो बच्चा उसमें किस अवस्था से सीखता है, तो इंद्रियों के सहायता से बच्चे के विकास होता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बच्चे का अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। जैसा हम करेंगे जो बच्चा वैसे करेगा। जैसे आपकी उम्र की अवधि बढ़ेगी, हमारे विकास का विक्रम ऐसे ही बढ़ता जाता है कि हम किससे प्रभावित होते हैं, किसी से। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर कौन से, तो क्रांतिक अवधि कौन से महत्वपूर्ण मानी गई है? तो ये 2 वर्ष की अवस्था को महत्वपूर्ण अवधि मानी गई क्रांतिक अवधि के लिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांतिक अवधि कितने वर्ष की लगभग मानी गई है, तो 2 वर्ष के आरंभ में होता है क्रांतिक अवधि आपके बच्चे के लिए। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। जैसे मान लो कोई बच्चा आपके 2 वर्ष की अवस्था में है, अगर उसको हम कोई चीज़ पर्यावरण को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कहेंगे कि बच्चे आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे हमारे ऑक्सीजन के लिए लाभदायक होता है, जानवरों के लिए भी अच्छा होता है पेड़ पौधे लगाना, तो बच्चा क्या होगा, अगर उसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उसको जो कौशल, जो सीखने की जो कौशल है वो क्या होता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद से जीवन में बहुत सारे सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। अगर हम बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में महत्वपूर्ण नहीं बताएं कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके भविष्य में जाकर उसके लिए वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बच्चों को जब 2 वर्ष की अवस्था होती है तो बच्चों को छोटे से ही सोच सिखाना पड़ता है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे, पानी जिसको जल बोलते हैं, हमारे जीवन में कितना उसका महत्व है। तो इसीलिए बच्चों को छोटे से ही इसको समझाना पड़ता है कि पेड़ पौधों की सेवा करें, पानी को बचाएं। जल ही हमारा जीवन है। अगर हम जल को बर्बाद करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए चल के आगे बहुत ही प्रभावित करता है हमारे लिए। इसीलिए पेड़ पौधे हो गए, जल हो गए, जानवरों से प्यार, बर्ड्स, जैसे जो चिड़िया है, गर्मी दिनों में इसको पानी रखते हैं, दाना रखते हैं ताकि चिड़ियों का मौत ना हो पानी के बिना, क्योंकि हर जगह अब तालाब सूख गए हैं, जिसकी वजह से जानवरों के लिए भी समस्या ये बन गई है। तो बच्चों को इस चीज़ को हमको सिखा के लेके चलना पड़ता है कि तो उसके लिए क्या हो, भविष्य में उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे उस चीज़ के लिए तो बच्चों के भविष्य के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो क्रांतिक अवधि कितने वर्ष की होती है? लगभग 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष की अवस्था में बच्चों को जो हम सिखाएंगे वो सीखेंगे बच्चे, जिससे उनको प्रभावित वो नहीं करती है भविष्य में चढ़कर। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कितने वर्ष की अवस्था बताएंगे? तो 2 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए, उन्नत आयोजक। ऑप्शन बी, संहिता। ऑप्शन सी, उपकरण। ऑप्शन डी है स्कीमें। तो जीन पियाजे के बारे में बात हुई है, तो जीन पियाजे का इसमें क्या है आपका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, स्कीमे। स्कीमे का मतलब क्या होता है? स्कीमे का मतलब होता है कि बच्चे के अंतःकरण में मस्तिष्क जमा चीज़ों का उपयोग कर किसी विषय वस्तु के प्रति जो धारणा विकसित होती है वो क्या है, हमारा स्कीमा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसके बारे में। स्कीमा क्या है? तो जो बच्चे के अंतःकरण, जो मस्तिष्क जमा चीज़ें हैं, बच्चों के अंदर दिमाग में बहुत सब कुछ चीज़ें बहुत जमा होती है,
किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के प्रति उनकी जो धारणा विकसित होता है वह स्कीमा क्या है हमारा, वही स्कीमा जो किसी भी विषय के प्रति जो हमारे दिमाग में मस्तिष्क में जो धारणा बनती है वो क्या है, स्कीमा है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्रियाओं और विचारों की संयुक्त प्रणाली जो व्यक्ति को उनके जीवन संबंधित वस्तु और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्थिति देती है वो क्या हमारा स्कीमा है, जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन है ए उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसने पूछा है कि अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी अवस्था हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगी जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। उत्तर पारंपरिक या जिसको हम संवेदीगामक अवस्था भी बोलते हैं, ये कितने वर्ष की अवस्था होती है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक ये आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। औपचारिक अवस्था होती है 11 से एबव की जो अवस्था होती है वो हमारा क्या है, औपचारिक अवस्था है। ठीक है, ये आपका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन रहेगा बी इसका राइट होगा। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था में क्या होता है बच्चों का, तो बच्चों का वस्तु अस्तित्व विकसित होता है, वस्तु अस्तित्व विकसित होता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, तो बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक अवस्था की सोच हो जाती है, विकसित होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था, इसमें कौन सा विकास होता है, तो मूर्त घटनाओं के बारे में विकास होता है बच्चे के अंदर, सोचने समझने की अवस्था, इसमें बच्चों की समस्या हल करने की अवस्था इसको भी बोल सकते हैं। 11 वर्ष में क्या होता है आपका परिकल्पनात्मक अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वागोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। ऑप्शन है ए आनुवंशिक स्वभाव, ऑप्शन बी केवल अवलोकन और अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक संपर्कता, ऑप्शन डी स्मिता निर्माण। तो इसका राइट कौन सा है आंसर आपका, तो इसका राइट होगा आंसर आपका सामाजिक संपर्कता क्या है हमारा, लेव वागोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वागोत्स्की ने सामाजिक संपर्कता के बारे में क्या बताया है, तो मतलब इनके अनुसार वागोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है और बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक और शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास होता है। किसके द्वारा, आपका सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। बच्चे के अंदर कौन कौन सा विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, तो संज्ञानात्मक और शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। अतः बालकों के स्वांगीण विकास में समाज, संस्कृति तथा भाषा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है लेव वागोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों में से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ऑप्शन आपका ए जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी डेविड आशुबेल, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लेव वागोत्स्की। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो राइट हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इसने पूछा है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक की बात किसने की है, तो वागोत्स्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क और दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन डी है औपचारिक परंपरागत स्तर। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका,
कोहलबर्ग के अनुसार इसने कहा कि दंड से बचने तो आज्ञाकारी होने पर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पूर्व परंपरागत स्तर। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर है ये कितने वर्ष की अवस्था है, तो ये आपका 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। इसको 2 चरण में बांटा गया है। उनका जो स्तर है, कितने स्तर है आपके, तो स्तर तो हो जाते हैं आपके 3, और चरण कितने हो जाते हैं हमारे, हर चरण के हो जाते हैं आपके 3 3 2 2 6 चरण हो जाते हैं। स्तर कितना बताए उन्होंने 3, और चरण कितने दिया है आपने, उन्होंने 6। किसने, कोहलबर्ग के अनुसार स्तर है 3। कौन कौन सा आपका स्तर है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था क्या है हमारा, ये आपके कोहलबर्ग के अनुसार 3 स्तर है, और 3 स्तर को 2 2 चरण बताए गए हैं। कौन कौन सा है, फर्स्ट है आपका आज्ञाकारिता और सजा, सेकेंड आत्म अभिरुचि और प्रतिकूल, सेकेंड में परंपरागत अवस्था में 2 चरण है। कौन कौन से हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, और उत्तर परंपरागत में 2 चरण बताए गए। कौन कौन से हैं, तो सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत के चरण बताए गए हैं। हर स्तर के 2 2 चरण हैं। इसी तरह पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने स्तर हैं, कोहलबर्ग के अनुसार तो 3 स्तर हैं, और हर स्तर के 2 2 चरण बताए गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 चरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है, ऑप्शन ए बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, ऑप्शन बी अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, ऑप्शन सी अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऑप्शन डी ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट होगा कि ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। अब हम थोड़ा समझते हैं कि संरचनावादी अध्यापक की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, और तो कौन सी होगी, तो विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहना, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, और शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका होती है जिसमें छात्र अध्यापक के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। ये क्या है आपका, तो संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है, ऑप्शन ए प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी स्थानीय बुद्धि, ऑप्शन सी बोधन बुद्धि, ऑप्शन डी अंत व्यक्तिगत बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत कितने हैं, तो आपका ये है 8 प्रकार की बुद्धि का प्रकार, 8 प्रकार से बुद्धि विकसित की होती है। कौन कौन सा है, फर्स्ट है भाषाई बुद्धि, सेकंड है तार्किक गणितीय, थर्ड है आपको सांगीतिक, फोर्थ है दैहिक क्रियात्मक, फिफ्थ है स्थानिक, सिक्स है अंत व्यक्तिगत, 7 है अंतराव्यक्तिक, व्यक्तिगत, और 8 हमारा लास्टिक प्राकृतिक बुद्धि। कितने प्रकार की बुद्धि दिया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो 8 प्रकार की बुद्धि है हमारी। कौन कौन सी है, भाषाई बुद्धि है, तार्किक है, सांगीतिक है, दैहिक, स्थानिक, अंतरावैयक्तिक, और 8वां है आपका प्राकृतिक बुद्धि। तो इसने कहा कि कौन सा शामिल नहीं है, तो प्राकृतिक भी है, स्थानीय बुद्धि भी है,
कौन सा नहीं है और अंतर्वैयक्तिक भी। तो बोधन बुद्धि क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि प्रकार में शामिल नहीं है बोधन का बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिकथन और तर्क। हर सेट में चाहे आपका ईवीएस का है, हिंदी का हो, इंग्लिश, संस्कृत, चाहे सीडीपी का, मैथ का, तो हर पेपर में कम से कम हर सेट में 5 नंबर सिर्फ आपका अभिकथन और तर्क से पूछा गया है। इसलिए बिल्कुल इसको आप हर सब्जेक्ट में जब अभिकथन और तर्क की बात आती है तो दोनों को पढ़ के दोनों में अंतर करके आंसर को दीजिएगा। अब अभिकथन के बारे में हम सोचते हैं कि क्या दिया है। अभिकथन है कि जब शुरुआत में कोई भी विद्यार्थी की समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसको बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है। तर्क है कि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। दोनों सही है। ऑप्शन देखते क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये तो गलत बात है। सी है कि ए सही लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं कि दिया क्या है। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी की समस्या को हल नहीं कर पा रहा तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करना दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। दोनों बात सही है, इसीलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। ऑप्शन बी जेंडर भेदभाव को चर्चा करने से बचाया जाए। ऑप्शन सी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। ऑप्शन डी रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। फर्स्ट है निश्चित योग्यता समूह बनाएंगे। सेकेंड है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे। थर्ड है अध्यापन के बालकनी तरीके से अपनाएंगे। फोर्थ है विद्यार्थी को नामकरण करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन है ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी में दिया कि 2 और 4 सही है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। मिश्रित समूह बनाएंगे, पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे और अध्यापन को क्या करेंगे, बाल केंद्रित तरीके से हम सोचेंगे। विद्यार्थी का नामकरण बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका राइट होगा आंसर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए दिया है कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए। सेकेंड है ऑप्शन विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। ऑप्शन दिया है सी रट कर याद करने पर बल दिया जाए। ऑप्शन डी दिया कि विद्यार्थी को सहयोगात्मक कार्य देने से बचाया जाए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, इसका राइट होगा कि विद्यार्थी को चिंतन का समय दिया जाए। कोई भी चीज़ देते हैं बच्चों को तो उसको सोचने के लिए सभी समय देंगे तभी बच्चा उसके लिए अच्छा सा कोई भी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी मानदंड संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन सी रचनात्मक। ऑप्शन डी मानकीकृत होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जगह सी, रचनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को समान संजातीय को आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। ऑप्शन बी ऐसी चर्चाएं संसाधित करनी चाहिए जिनसे
विविधता के प्रति स्वीकृत और सम्मान पैदा हो। ऑप्शन सी की प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित और मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी की विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, ऐसी चर्चाएं संचालित करना चाहिए जिससे कि विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरी वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है कि ऑप्शन ए मुख्य धारा, ऑप्शन बी बहिष्करण, सी एकीकरण और समाकलन, ऑप्शन डी है समावेशन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका समावेशन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्षीरदेशी जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। ऑप्शन ए दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, बी है आवर्धक लेंस, सी बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन डी स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा कि दृश्य अव्यवस्थित नोट से बचना चाहिए अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। ऑप्शन बी, वे अक्सर वस्तु को कुल बुलाते हैं और बेचैन दिखते हैं। ऑप्शन सी, वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपगम का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए त्वरण, बी है समृद्धिकरण, सी प्रोत्साहन, डी संश्लेषण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए त्वरण, इसका राइट होगा आंसर। अब थोड़ा सा त्वरण के बारे में समझते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है, यह एक निर्देशात्मक रणनीति को संदर्भित करता है। किसको? निर्देशात्मक रणनीति को क्या करता है? संदर्भित करता है। जिसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों की मदद करना है जो ग्रेड स्तर के सीखने के मानकों को पूरा करने या उससे आगे श्रेणी में निकल गए हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थी को डैश के अत्यधिक अवसर मिले। ऑप्शन ए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, ऑप्शन बी, ज्ञान का निर्माण करने, ऑप्शन सी, तथ्यों को रटकर याद करने, ऑप्शन डी, निष्क्रिय होकर सुनने। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी, इसका राइट होगा ज्ञान का निर्माण करने हेतु अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुशासित करना चाहिए। ऑप्शन ए, स्वतंत्र विचारक, ऑप्शन बी, आश्रित अधिगमकर्ता, ऑप्शन सी, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, ऑप्शन डी, उच्च श्रेणी की प्रतिद्वंदित। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वतंत्र विचारक, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका?
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही लेकिन आर गलत है। आर में दिया है कि विद्यालयों में अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। तो ये गलत बात है। बच्चों के लिए जो शुरुआती उम्र से ही हमारा जो मस्तिष्क जो सांस्कृतिक परिवेश में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है, ये बात तो सही है। लेकिन इसने कहा कि प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर अमूर्त और पुस्तकीय अधिगम पर हमको बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब ए विषय वस्तु अत्यधिक विषय वस्तु जटिल हो। ऑप्शन बी अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो। ऑप्शन सी अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो। ऑप्शन डी अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा कि अधिगम का स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन ए निगमन परीक्षण, ऑप्शन बी अनुरूपक सोच, सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता, डी है स्मृति सहायक विधियाँ। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अनुरूपक सोच क्या है, हमारा समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। ये हमारा अभिकथन और तर्क अब तक के तीसरा है, क्योंकि हर सेट में अभिकथन और तर्क से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और दोनों को अंतर करके तब आंसर को दीजिएगा। अभिकथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात तो गलत लग रही है। ऑप्शन सी है कि त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ये भी दोनों गलत लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि आर सही लेकिन ए सही लेकिन आर गलत है। और डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि एक अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए कि बच्चे गलती कहाँ करें और उसको बारे में इसको समझाना चाहिए। और त्रुटि अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक बच्चे त्रुटियाँ करें तब तक तो सीखेंगे नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, डी इसका राइट होगा कि ए और आर दोनों गलत बात बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यालय को डैश डैश डैश। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी की योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एकल सत्व दृष्टिकोण, बी है वार्षिक दृष्टिकोण, सी प्रवृत्ता उन्मुखी दृष्टिकोण, डी अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा कि एकल या सत्व दृष्टिकोण क्या है हमारे लिए। तो अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी को योग्यता का दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता को बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाती है हमारी, एकल और सत्व दृष्टिकोण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि
ऑप्शन ए विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करना है। ऑप्शन बी कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी बहुत सख्त, कठोर और सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें। डी है पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी। इसका राइट होगा कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता और अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोषित करें। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बी अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ऑप्शन सी कि मानकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, डी है कि अध्यापन के संरचनावादी उपगम होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी, मानकीकृत पाठ्यक्रम इसका अधिगम के लिए सहयोग नहीं करता है। इसने पूछा है कि नहीं है, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।